बागपत से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है जिसका नाम है गागनौली। गागनौली में एक शेखों वाली मस्जिद है। शेखों वाली मस्जिद में एक इमाम साहब पढ़ाया करते थे और वहां पे नमाज भी वो करवाते थे। उसी मस्जिद के अंदर एक हुजरा बना हुआ था, हुजरा यानी कि कमरा। उस कमरे के अंदर ही शेख साहब बच्चों को पढ़ाया करते थे और साथ ही साथ उस कमरे के अंदर उनकी बीवी और उनकी दो बच्चियां भी रहती थी। मौलाना साहब 11 अक्टूबर को मस्जिद के अंदर नहीं थे, लेकिन उनकी बीवी और उनकी बच्चियां वहीं पर थी। यह घटना होती है 11 अक्टूबर को, जब उनकी बीवी इसराना और उनकी दो बच्चियां उस हजरे के अंदर रह रही थी। उसी रोज उनका कत्ल हो जाता है मस्जिद के अंदर। ये कत्ल किया किसने, किस रंजिश के साथ किया, ऐसी मौलाना साहब के साथ क्या दुश्मनी थी, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मौलाना साहब की जो पत्नी होती है इसराना, उन पे धारदार हथियार और एक भारी वस्तु से वार किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत होती है। तो कातिल जैसे ही मस्जिद के अंदर प्रवेश करता है, वो क्या देखता है कि जो मौलाना साहब की बीवी है वो उस हुजरे के अंदर रह रही थी एंड इससे पहले उनकी बीवी को संभल पाती, वो उन पर अटैक कर देता है और उनकी हत्या कर देता है। कातिल एक के बाद उन पर धारदार हथियारों से वार करता है और वो तब तक वार करता रहता है जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है। इससे पहले जब कातिल उन पर वार कर रहा था तो उनकी जो छोटी बच्चियां हैं वो मौके पर वहीं मौजूद थी और जैसे ही उनकी बीवी पर हमला होता है उनकी बच्चियां चीखने लग जाती हैं। जैसे ही कातिल उनकी ये चीख सुनते हैं वो तुरंत जाकर उन पर भी हमला कर देते हैं। इससे पहले कि बच्चे संभल पाती, कुछ भाग पाती, कुछ कह पाती, कातिल उन पर भी उन धारदार हथियारों और भारी वस्तु से वार करके उनकी भी हत्या कर देता है। जैसे ही इनकी मौत की खबर लोगों तक पहुंचती है, पूरे इलाके में हाहाकार मच जाता है, कोहराम मच जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें से कुछ लोग वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, क्लिप्स लेना शुरू कर देते हैं एंड साथ ही साथ उसमें कैप्शंस लगाते हैं कि देखिए हमारी मस्जिद में हुआ कितना बड़ा क्राइम। तो जैसे कि आप जानते हैं सोशल मीडिया कैसे काम करता है, मिनटों में छोटी सी खबर को बड़ा बना दिया जाता है, तुरंत फैल जाती है। तो ये खबर भी आग की तरह पूरे भारतवर्ष में, पूरे इलाके में फैल जाती है। साथ ही साथ जैसे जैसे गांव में और लोगों को पता चलता जा रहा था, वहाँ पे भीड़ का जमावड़ा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर इतना बड़ा क्राइम मस्जिद के अंदर हुआ कैसे। क्योंकि लोगों का मानना है कि मस्जिद जो होती है वो सबसे सेफ जगह होती है, क्योंकि उसको ऊपर वाले का घर माना जाता है। तो जब इतना बड़ा क्राइम मस्जिद के अंदर होता है तो अक्सर लोग देखना शुरू कर देते हैं, भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, लोग आसपास के गांव के लोग भी आना शुरू कर देते हैं। एंड जैसे आसपास के गांव में भी ये चीज़ पता चलती है तो आसपास के गांव के लोग भी आना शुरू हो जाते हैं। मौलाना साहब की जो बीवी थी वो 5 महीने की गर्भवती भी थी एंड जब लोगों को ये चीज़ पता चली तो वो उधर हंगामा खड़ा हो जाता है। इसी बीच कुछ लोग डायल 112 भी कर देते हैं, यानी कि पुलिस को भी फ़ोन करते हैं एंड पुलिस भी मौके पे पहुंचती है। पुलिस के जो आला अफसर है उन तक ये खबर पहुंचती है, उनके भी हाथ पार फूल जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्राइम, वो भी मस्जिद के अंदर होना, ये बहुत ही सेंसिटिव क्राइम था एंड वहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता था। खैर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, सीईओ, एसओ, डीआईजी रैंक तक के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उस गाँव में गागनौली में पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँच वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी गांव में एंटर होती है, लोगों का जो गुस्सा होता है वो एकदम फूट पड़ता है। फूटने के साथ देखते हैं कि लोग पुलिस को रोकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग चाहते थे कि पुलिस इन शवों को कब्जे में ना ले। पुलिस सबसे पहले कातिल को पता लगा है कि आखिर कातिल है कौन, किसने इतना घिनौना क्राइम, इतना हीनियस क्राइम किया है। खैर पुलिस लोगों को समझाती है, बुझाती है, थोड़ा बल का प्रयोग करती है, क्योंकि पुलिस के साथ वहाँ की जो महिलाएं थी वो बदतमीजियां शुरू कर देती हैं। खैर पुलिस जैसे तैसे उनको समझाती है, थोड़ा सा अपने माहौल को कंट्रोल में लेती है एंड साथ ही साथ मस्जिद के अंदर प्रवेश करती है। पुलिस के साथ साथ वहाँ के आसपास के लोग भी उनके साथ जाते हैं, देखते हैं, वो ऊपर पहुँचते हैं। जब लाशों को देखा जाता है तो आसपास के लोग और भड़क उठते हैं। तो इससे पहले पुलिस कातिल तक पहुँचती, पुलिस के पास एक तहरीर आती है जिसमें मौलाना साहब का नाम लिखा हुआ था कि मौलाना साहब ने ही ये सब कत्ल करवाया। लेकिन यहाँ पर पुलिस बड़ी सूझबूझ के साथ काम लेती है, इमीडिएट एक्शन नहीं लेती वो, क्योंकि अगर इमीडिएट एक्शन ले लेती तो माहौल बिगड़ सकता था। सबसे पहले पुलिस यही देखती है कि कैसे उसको आगे के एक्शन प्लान करने हैं।
तो पुलिस इसमें काफ़ी सूझबूझ के साथ काम लेती है, क्योंकि अगर कातिल इस क्राइम में एक गलती ना करता, पुलिस को सुराग नहीं मिला होता, तो शायद मौलवी साहब आज अपनी ज़िंदगी सलाखों के पीछे काट रहे होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुमित। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी मर्डर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस मर्डर को मस्जिद के अंदर किया गया। कहानी है लगभग 11 अक्टूबर 2025 की। समय हो रहा था 2:30, 2:30 बज रहे थे। यानी 2:30 बजने के आसपास जो कुछ बच्चियाँ होती हैं वो मस्जिद के अंदर जाती हैं। मस्जिद के अंदर जाने के बाद वो मस्जिद के अंदर जो सीढ़ियाँ पड़ती हैं वहाँ पर एक दरवाज़ा लगा हुआ था। वो जाकर उस दरवाजे को खटखटाती हैं, चिल्लाती हैं, शोर मचाती हैं, आवाज़ें लगाती हैं खोलने के लिए, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, कोई दरवाज़ा उस दरवाजे को नहीं खोलता है। वो जो बच्चियाँ थी लगभग 8 साल से लेकर 12 साल तक थी, जो मस्जिद के अंदर पढ़ने आई थी, क्योंकि मौलाना साहब और उनकी जो बीवी होती है वो आसपास के बच्चों को पढ़ाई भी करते थे, जो उसी हुजरे में उनसे पढ़ने आते थे, जिस हुजरे के अंदर ये कत्ल और मौलवी साहब रहा करते थे। खैर, उसमें से जो कुछ बच्चियाँ होती हैं सूझबूझ से काम लेती हैं और वो ये कहती हैं कि चलो दूसरे रास्ते से चला जाए। लेकिन जो दूसरा रास्ता था, जो दूसरे रास्ते का जीना था, उस पे जाने के लिए उनको एक छत क्रॉस करनी पड़ती। तो जैसे तैसे वो तुरंत जब भाग के नीचे पहुंचती हैं, चीखना चिल्लाना शुरू करती हैं। उनकी चीखें सुनकर आसपास के जो लोग हैं वो तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं और वो ये सोच कर आते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ मस्जिद में, तो ये बच्चे चिल्लाना शुरू कर दिया बच्चों ने। खैर, जैसे ही लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, बच्चियाँ एकदम से इशारा करती हैं रोते चिल्लाते हुए उस कमरे की तरफ। तुरंत भागकर लोग ऊपर जाते हैं एंड जैसे ही वहाँ ऊपर पहुँचते हैं, उस कमरे का नज़ारा देखकर वो भी सहम उठते हैं कि ऐसा हीनियस क्राइम कौन इंसान कर सकता है, वो भी मस्जिद के अंदर। वो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर जो मौलवी साहब की बीवी है और उनकी 2 बच्चों की लाश पड़ी होती है, खून चारों तरफ बिखरा हुआ होता है। किसी ने धारदार हथियारों से और भारी वस्तु से उनकी हत्या की गई होती है। तभी उनमें से ही कोई शायद डायल 112 कर देता है, यानी कि पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस भी ये सुनकर तुरंत मौके पर आती है। बड़े बड़े अधिकारी पुलिस के मौके पर आते हैं, इवन दो DIG तक, जो मेरा DIG है, वो भी मौके पर पहुंचते हैं। वो पहुंचकर जब क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्राइम सीन तक पहुंचते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में तो पुलिस को लोग जाने से रोकना शुरू कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं, उनकी हथौड़ी बदतमीजी शुरू हो जाती है। लेकिन पुलिस जब सख्ती करती है तो लोगों को थोड़ा सा दूर होना पड़ता है। खैर, जब पुलिस अपना क्राइम इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, तो शुरू में तो जैसे कि मैंने बताया कि किसी ने तहरीर दे दी थी कि ये जो हत्या है ये मौलवी साहब ने कराई है। तो इस एंगल को भी देखते हुए पुलिस सबसे पहले मौलवी साहब की लोकेशन और उनकी CDR को निकलवाती है। लोकेशन से पता चलता है कि मौलवी साहब ये लगभग सुबह 8:30 बजे यहाँ से निकले हैं एंड अब उनकी लोकेशन सीधा देवबंद की आ रही है, क्योंकि देवबंद वो किसी काम से गए हुए थे। खैर, एंड साथ ही साथ जब CDR वो चेक करते हैं तो CDR में भी ये पता चलता है कि मौलवी साहब ने पूरे रास्ते किसी को कॉल नहीं किया है। तो जब पुलिस ये सब चीज़ तफ्तीश कर लेती है, तब पुलिस केस को दूसरे एंगल से, दूसरे लेंस से देखना शुरू करती है कि आखिर अगर मौलवी साहब इसमें शामिल नहीं है तो आखिर है हत्यारा है कौन। तो पुलिस जब भी वहाँ जो कैमरे वहाँ पे मस्जिद में लगे हुए थे उनको देखती है, उनकी DVR और उनकी रिकॉर्डिंग को करती है। तो जैसे ही पुलिस रिकॉर्डिंग को देखती है, लगभग समय रहा होगा 11:30 का। तो 11:30 के टाइम पे जब पुलिस चेक करती है तो वो देखती है कि एक 16 साल का लड़का लगभग उस मस्जिद में दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद वो लगभग 15-20 मिनट तक मस्जिद के अंदर ही रहता है एंड जैसे ही अंदर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर उस कमरे की तरफ जाता है, तो जैसे ही 15-20 मिनट का समय बीतता है, वो लड़का तुरंत नीचे आता है एंड सीधा उस कमरे की तरफ जाता है जिस कमरे में DVR रखा हुआ था, जिसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग हो रही थी। उस कमरे के अंदर आते ही वो कैमरा बंद कर देता है, क्योंकि पुलिस को उस रिकॉर्डिंग को देख के ही पता चला था कि लगभग आधे घंटे तक ये कैमरा बंद रहा था। जो ये सारी घटना हुई थी ये लगभग इसी आधे घंटे के अंदर हुई थी। खैर, पुलिस तुरंत उस लड़के तक पहुंचती है एंड उसको उठाकर लाती है, उससे पूछताछ की जाती है। शुरू में तो वो बच्चा पुलिस को इधर उधर की कहानियां सुनाता है कि मैं तो ऐसे ही आया था, मैं ऐसे ही घूमने आया था। लेकिन पुलिस जब थोड़ा सख्ती से पूछताछ करती है तब वो पूरी इस केस का राज उगलता है। एक ऐसा राज जिसे मैं तो सुनकर हैरान ही हो गया था, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, वो पुलिस को बताता है कि वो यहीं पास में एक सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। उसका एक दोस्त है जिसकी उम्र लगभग 14 साल है। हम इस कहानी में उन बच्चों का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों ही जुवेनाइल हैं। खैर, जब वो पुलिस को बताता है कि जो उसका दोस्त है जिसकी उम्र लगभग 14 साल है, वो और ये मौलाना साद और उनकी बीवी से यहाँ पर मस्जिद में पढ़ने आया करते थे। खैर, जब
वो लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे तो अक्सर मौलवी साहब और उनकी वाइफ है उनको डांट फटकार देती थी। मौलवी साहब कभी कभी उनको पीट भी दिया करते थे, जिसकी वजह से वो आहत होना शुरू हो गए थे। इस कत्ल से लगभग एक दिन पहले जब वो मौलवी साहब और उनकी पत्नी से पढ़ने आए हुए थे, तो एक दिन पहले भी मौलवी साहब उनको थोड़ा टाइटली डांट देते हैं, जिसके अंदर का जो उनका गुस्सा होता है वो एकदम फूट पड़ता है एंड वो एक ऐसे क्राइम की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं वो जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो प्लान करते हैं कि वो कैसे मौलवी साहब और उनकी बीवी को सबक सिखा सकें। खैर, जब मौलवी साहब का यहाँ देवबंद जाने का प्लान बनता है तो उससे एक दिन पहले ही 10 अक्टूबर को मस्जिद के लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि कल की नमाज सब अपने घर पर ही पढ़े, मौलवी साहब नमाज पढ़ाने के लिए मौजूद नहीं होंगे। तो जैसे ही खबर उन बच्चों तक पहुंचती है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो एक ऐसे प्लानिंग करने लग जाते हैं कि जैसा आप सोच भी नहीं सकते हो। वो एक ऐसे क्राइम की प्लानिंग करने लग जाते हैं जो उन्हें अब एग्जीक्यूट करना था। खैर, जैसे ही 11 अक्टूबर का दिन आता है मौलवी साहब मस्जिद से निकलते हैं। मस्जिद से निकलने के बाद लगभग 2-3 घंटे बाद ये बच्चे उस मस्जिद में प्रवेश होते हैं। उन्हें पता था कि कहाँ पर ये जो बसोली होती है जिसके पीछे एक मोटा सा लोहे का होता है, आगे से वो बहुत नैरो डाउन होती है। अक्सर आपने देखा होगा जब किसी के यहाँ घर बन रहा होगा कि जो मिस्त्री होता है जनरली इस बिसोली का यूज करता है ईंट वगैरह तोड़ने के लिए। खैर, वो वहां से उस बिसोली को और एक चाकू को उठाते हैं एंड तुरंत पहुंचते हैं उस हुजरे की तरफ, उस कमरे की तरफ जिस कमरे में मौलाना साहब की बीवी इसराना एंड उनकी 3 बच्चियां रह रही थी। आगे की कहानी मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ मौलाना साहब का। मौलाना साहब की जो शादी थी लगभग कुछ साल पहले लोनी निवासी इसराना से हुई थी एंड जब उनकी ये शादी हुई थी तो मौलवी साहब लोनी में भी 2-3 साल रहे थे। लोनी एक ऐसा कस्बा है जो गाजियाबाद जिले के अंदर आता है। तो 2-3 साल जब वहाँ मौलवी साहब ने काम किया, वहाँ की एक मस्जिद में काम किया, देन उसके बाद वो एक गाँव बागपत के इस गाँव कागनौली में आ गए थे एंड यहीं पर आकर इनके ये और बच्चे और जो अभी जैसे मैंने बताया कि मौलाना साहब की जो बीवी थी वो गर्भवती थी 5 महीने की, तो उनको एक न्यू बेबी होने वाला था। खैर, वापस आते हैं केस पे। खैर, जब ये बच्चे मस्जिद में अंदर घुस के बिसोली और ये चाकू उठाते हैं और कमरे तक पहुंचते हैं, तुरंत उनमें से एक जो होता है वो इस राना के सर पे वार करता है, जिस पे वार करने से वो बेहोश हो जाती है एंड दूसरा तुरंत धारदार हथियार से उनके फेस पे उनके गले पे वार करना शुरू कर देता है। जब ये दोनों ये क्राइम कर रहे थे, जो मौलाना साहब की जो बच्चियां थी वो वहीं पर थी एंड उसमें से जैसे ही एक बच्ची की चीख निकलती है, तुरंत जिसके हाथ में बिसोली थी वो तुरंत भाग कर जाता है और तुरंत उस बच्ची के सर पे वार करता है एंड दोनों ही उन दोनों बच्चियों पर टूट पड़ते हैं एंड तब तक वार करते हैं जब तक मौलाना साहब की बीवी और उन दोनों बच्चों की मौत नहीं हो जाती है। ये क्राइम करने के बाद वो दोनों नीचे उतर के आते हैं और उसी जो हथियारों को वहीं जीने के नीचे फेंक कर चले जाते हैं, जो पुलिस ने बाद में बरामद भी कर लिए थे। तो दोस्तों, तो जो ये कहानी थी आज की, ये कहानी हमें ये सीख और समझ दे रही है कि आजकल जो बच्चों का गुस्सा है वो कितना बढ़ता जा रहा है, उनकी सोचने और समझने की शक्ति कितनी कम होती जा रही है, छोटी छोटी बात को वो कितना दिल पे लगाने लग गए हैं एंड साथ ही साथ सीसीटीवी का इस केस में बहुत एक अहम रोल रहा है, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ तो होती नहीं है कि सीसीटीवी में कैसे कैसे वो रिकॉर्ड हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो यही लगा था कि उन्होंने कैमरे का स्विच बंद कर दिया है तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई है और उन्हें तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। क्योंकि सीसीटीवी का रोल, अगर आपने मेरी पिछली कहानी सुनी हो, अगर आपने नहीं सुनी हो तो मैं उसका लिंक आई बटन पे लगा दूंगा, आप वहां पे भी देख लीजिएगा। पिछली कहानी रामकृष्ण मीना की जो मैंने आपको सुनाई थी, उस कहानी के अंदर भी सीसीटीवी ने एक अहम रोल निभाया था। खैर, मैं तो यही सलाह दूंगा कि सब अपने बच्चों से प्यार से बातें करें, इवन तो दूसरों के बच्चों से भी प्यार से बातें करें, ताकि कोई ऐसा कभी क्राइम करने का ना सोचे। और अगर कोई भी आसपास आपका बच्चा ऐसे गुस्सेल प्रवृत्ति का है तो काउंसलर से भी जाके कंसल्ट करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।